और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। 1867 का साल था। मैनचेस्टर का एक हॉल। थॉमस कार्लाइल नाम के एक स्कॉटिश फिलोसोफर अपना लेक्चर दे रहे थे। भीड़ में एक 28 साल का भारतीय नौजवान बैठा था, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। कार्लाइल ने उस दिन एक बात कही जो उस नौजवान के दिल में उतर गई। जो कौम लोहे पर काबू पा लेती है वो जल्द ही सोने पर भी काबू पा लेती है। जमशेदजी वहां से उठे और उस दिन से उनके ज़हन में एक सवाल घर कर गया। अगर भारत के पास खुद का स्टील होता तो क्या होता? आप देख रहे हैं द ब्लूप्रिंट हिंदी, जहां हम बताते हैं मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वो कहानियां जो भारत का भविष्य बनाती हैं। यह सवाल अगले 37 साल तक उनका पीछा करता रहा। जमशेदजी टाटा उस दौर के सबसे दूरदर्शी भारतीय उद्योगपतियों में से एक थे। उन्होंने टेक्सटाइल मिलें खड़ी की थीं, होटल बनाए थे और देश के लिए विज्ञान और शिक्षा में निवेश किया था। लेकिन स्टील का सपना उनके बाकी सभी सपनों से बड़ा था। वो जानते थे कि बिना स्टील के कोई भी देश न रेलवे बना सकता है, न पुल, न इमारतें। और उस वक्त भारत में जो भी स्टील इस्तेमाल होता था वो विदेश से आता था, ब्रिटिश हुकूमत की शर्तों पर, ब्रिटिश दामों पर। 1882 में जब जमशेदजी 43 साल के थे, उन्होंने एक जर्मन भूगोल शास्त्री रिटर वॉन श्वार्ट्ज की एक रिपोर्ट पढ़ी। उस रिपोर्ट में मध्य प्रांत के चंदा जिले के पास लौह अयस्क के विशाल भंडारों का जिक्र था। जमशेदजी की आंखें चमक उठीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने माइनिंग की शर्तें इतनी कठोर रखीं कि उस वक्त कुछ आगे न बढ़ सका। साल गुजरते रहे, जमशेदजी रुके नहीं। 1899 में एक अहम मोड़ आया। मेजर महोन ने एक सरकारी रिपोर्ट में सिफारिश की कि भारत में स्टील इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। इस रिपोर्ट ने माहौल बदला और जमशेदजी को एक नई उम्मीद दिखी। 1902 में वो अमेरिका गए, पिट्सबर्ग, दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा स्टील शहर। वहां उन्होंने दुनिया के बेहतरीन स्टील इंजीनियरों से मुलाकात की। उनमें से एक थे जूलियन कैनेडी, और कैनेडी ने उन्हें एक नाम सुझाया,